प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत 8। और आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीयूटी 2024 के लिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अगर इन प्रश्नों को आपने देख लिया तो इसमें से ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और हम देखते हैं इतिहास के सीयूटी 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इस प्रश्नों के दौर में यानी कि हम आर्ट्स के सीयूटी सीरीज में आज लेकर के आ गए 25वें दिन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार हम लोग मिल करके अपने इस प्यारे से सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप अपने इस प्यारे से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका ये चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स, आप अपने इस प्यारे से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें क्योंकि वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, अपना रिस्पांस ज़रूर दिया कीजिए कि कैसी लगी क्लास आपको, ताकि उस क्लास के आधार पे यानी कि आपके कमेंट के आधार पे हम उसके रिस्पांस दे सकें अगली वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर सभी लोग कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपने इन प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं, आपको यहाँ पे बताना है। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। यह असहयोग आंदोलन के साथ एकजुट था। बंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और ऊपर के सभी, तो देखिए ये भी था, ये भी था और ये भी था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो डी के रूप में, सभी सही के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्या होंगे, सभी सही होंगे। ठीक, तो सभी सही के रूप में हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। मंसूर अब्दुल हसन और बिशन दास किसके दरबार के महान चित्रकार थे। यहाँ बात हो रही क्या कि चित्रकार के, किसकी, ये तीन चित्रकारों के नाम दिए। तो दरबार, किसके दरबार में ये लोग रहते थे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है औरंगजेब, इसमें नहीं थे। फिर आपका है शाहजहां, इसमें भी नहीं थे। अकबर, इसमें भी नहीं थे। ये है जहांगीर, जहांगीर में ये लोग थे, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी यहाँ पे आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है। देखिए यहाँ पे दो चीजें, विजयनगर की बात कर रहा है और अमर नायकों। ये अमर नायकों आपको समझना है कि अमर नायकों का जो वर्ग था निम्नलिखित में से किससे संदर्भित था। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे गांव के मुखिया के लिए था, नहीं। वरिष्ठ सिविल सेवक के लिए था, नहीं। सहायक नदी प्रमुख के लिए था, नहीं। सैन्य कमांडर के लिए ये हुआ करता था। किसके लिए होता था, सेना का जो कमांडर होता था, जो भी सेना का कमांडर होता था उसके लिए। ठीक है ना, यानी कि जो भी वहां पे सोल्जर थे उनके जो कमांडर हुआ करते थे उनके लिए ये था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अशोक का नाम, अगर हम बात करें तो जो सम्राट अशोक है का नाम आमतौर पर उसके शिलालेखों में इस प्रकार उल्लेखित हैं। किस प्रकार, जैसे इनका नाम उनके शिलालेखों में जो मिले हमें उन पे क्या क्या किस नाम से उल्लेखित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो अशोक, धर्मदेव, प्रियादासी या धर्मकृति, तो किसके नाम से वहां पे हम देखते हैं, तो हम देखेंगे वहां प्रियादासी के नाम से वहां पे उल्लेखित है। किसका नाम, अशोक का नाम। कहाँ पे, शिलालेखों पे। तो ये याद रखिएगा, है ना। शिलालेख वो क्या कहते हैं कि जो पाए गए हैं, ठीक है ना। और इसी तरह गुहालेख, ये सारी चीजें इन लोग की पुरानी चीजें हैं जिन पे ये अपने बारे में लिखवाया करते थे ताकि आने वाले लोग उनको जान सकें या उनके अच्छे कार्यों को जान सकें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, आंसर देते रहिए सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। तो हम देख रहे हैं पांचवा प्रश्न। अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा, याद रखिएगा धार्मिक चर्चा की किसके, जोधाबाई का महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में, बुलंद दरवाजा में। अपनी धार्मिक चर्चाएं वो कहाँ करता था, इसी से यहाँ पे आपका प्रश्न है। तो देखिए अकबर जो था वो इबादत खाना, इबादत खाना मतलब एक ऐसा स्थान जैसे हम लोग पूजा करते हैं मंदिर रहता है ना, तो उसी तरह इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए इबादत खाना हुआ करता था। इबादत खाने में ये क्या करते थे कि अपने जो भी ईश्वर हैं उनसे ये मतलब कि अपनी मन की बातें करते थे। ठीक है ना, यानी कि जो होते हैं ना कि लोग जाते हैं प्रार्थना करने, तो वैसे ही इबादत खाना यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
दक्कन के दंगों में हिंसा की और निर्देशित थी। दक्कन, दक्कन जब भी आता है तो दक्कन आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया का ये जो पार्ट आप देखते हैं ये होता है दक्कन का पठार, ठीक है ना। दक्कन का पठार करके आप पढ़ते हैं भूगोल में, ठीक है, या दक्कन ये ही है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हिंसा हुई वो किस चीज को लेकर के थी, तो इस हिंसा के बारे में हमें देखना है। तो देखिए न्यायालयों, ठीक है, अस्पतालों, साहूकारों के घरों और ऋण मंड, ये है साहूकारों के घरों, यानी कि सी के रूप में आप यहां देखेंगे कि सही जवाब आपका क्या है, सी के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करें शाहनामा और इसके लेखक कौन है, यहाँ क्या पूछ रहा है, लेखक, है ना, लेखक पूछ रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो देखिए अल बरूनी है, अबू बकर है, फिरदौसी है या बरौनी है, इनमें से कौन है, इन सभी में से कौन है यही आपको बताना है। तो आप देखेंगे फिरदौसी जी जो है यही शाहनामा लिखे थे, तो सी इज द यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। ये अलबरूनी ये तो लोग वो हैं फॉरेन ट्रेवलर हैं, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सूफीवाद में वल्ली शब्द का अर्थ क्या है। देखिए जैसे जो धार्मिक संत होते हैं मुस्लिम लोगों में उन्हें सूफी संत कहा जाता है, ठीक है ना। तो सूफीवाद मतलब कि जो सूफी संत होते हैं वो जिस रास्ते पे चलते हैं उसको सूफीवाद में कहते हैं। तो इस सूफीवाद में वल्ली जो शब्द है का अर्थ क्या है, सूफीवाद में वल्ली शब्द का अर्थ क्या है, भगवान का मित्र, उत्तराधिकारी, सांकल या तीर्थ यात्रा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो भगवान के मित्र के रूप में हम किसको जानते हैं, सूफीवाद में किसको, वल्ली, ठीक है ना। ये क्या है, यानी कि सूफीवाद में भगवान का मित्र जो होता है वही जाना जाता है वल्ली के रूप में, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी, ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कस्बा, याद रखिएगा कस्बा, अभी भी आज भी आप लोग कहीं कहीं देखते हैं कि जो नगर ऐसे होते हैं थोड़े बड़े टाइप में तो हम उन्हें कस्बा के रूप में जानते हैं, है ना, कस्बा के रूप में हम लोग उन्हें कहते हैं ना कि ये तो कस्बा है या फिर जो भी चीजें हैं। तो कह रहा है कि कस्बा शब्द से संबंधित है शहरी क्षेत्र जहां केवल गोरे लोग ही बस सकते थे और रह सकते थे। ऐसा था क्या कि केवल गोरे लोग ही रहेंगे, नहीं, वो कोई भी रह सकता है लेकिन थोड़ा बड़ा आकार होता है ना, देहात से थोड़ा फर्क होता है। छोटे आकार यानी पहला नहीं होगा, दूसरा छोटे आकार का निश्चित बाजार, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देहात में एक छोटा सा शहर, हाँ ये है, देखिए देहाती है लेकिन देहात से लगे हुए छोटा सा शहर टाइप का अगर कहीं है तो वे हो सकता है। ऐसे शहर जहाँ केवल भारतीय रहोगे ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भी रह सकता है लेकिन वो थोड़ा गांव से थोड़ा सा मतलब क्या है, अलग है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राजा अशोक के पुत्र का नाम बताइए। देखिए सबसे पहले राजा अशोक के पुत्र का नाम बताना है जिसे राजा अशोक ने बौद्ध धर्म या बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अन्य स्थान पर भेजा। ये अक्सर पूछा जाता है ना, अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कहाँ भेजा था तक सॉरी जी, कहाँ पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कहाँ, है ना, कहाँ। तो जब कहाँ आए तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका, श्रीलंका भेजा था। दूसरी चीज है अब कौन था, क्या नाम था उनका, तो अगर नाम की बात हम करें तो वे हैं कुनाला, महेंद्र, तिवला या जालुका। तो महेंद्र, याद रखिएगा महेंद्र, बी इज द राइट आंसर, है ना, महेंद्र और संघमित्रा उनकी पुत्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कथन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो यानी कि जो नहीं सही है उसको छोड़ देना है, जो सही होगा, और यहाँ पे कहीं चार का ऑप्शन भी नहीं दिया तो कोई एक ही सही होगा। चलिए देखते हैं, जो जहां मिल जाएगा वही सही होगा। पहला जनगणना सर्वेक्षण 1861 में हुआ था, गलत, 1881 में हुआ था, 72 में हुआ था, 81 से कंटिन्यू हो गया था ना। पहला कब हुआ था, 1872 में मेयो के काल में, और 1881 से नियमित हो गया था 10 ईयर वाला, ठीक है ना, 10 ईयर वाला इससे नियमित हो गया था। अंग्रेज काले शहरों में रहते थे, ये भी कोई जरूरी नहीं था, है ना। देखिए जो है फैक्ट उनको लेके चलेंगे। जॉन लॉरेंस ने 1800 में आधिकारिक तौर पर अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित की, नहीं।
बंबई औपनिवेशिक भारत का वाणिज्यिक राजधानी थी। हाँ ये सही है। देखिए वाणिज्यिक राजधानी के मतलब कि सारा व्यापार मतलब कि लेन देन का कार्यकाल वहीं से संपन्न हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका अर्थ क्या है? जिम्मिस। इसमें अर्थ पूछा जा रहा है कि किसका मतलब होता है जिम्मिस। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए बाहरी या विदेशी को कहते हैं नहीं, इस्लाम के अनुयायी को कहते हैं नहीं, इस्लाम के अनुयायियों द्वारा स्थापित साम्राज्य नहीं, नए कब्जे वाले प्रदेशों की संरक्षित प्रजा। हाँ ये है, नया कहीं आप कब्जा कर रहे हैं तो वहां की जो प्रजा होगी उसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए जी, अस्थाई बंदोबस्त आप लोग को पता होगा ये क्या है? टैक्सेशन है। ठीक है ना, जो कर लिया जाता था उसी का ये एक स्वरूप है स्थायी बंदोबस्त। के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एक चीज और याद रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है, याद रखिए नहीं। तो जो सही होगा उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, जो नहीं होगा उसको लेंगे, है ना। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। हाँ सही है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी तो सही है, तो इसको यहाँ पे गलत मान लिया जाएगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में शुरू किया गया था, ये भी सही है, लेकिन इसको यहाँ नहीं माना जाएगा, है ना। जमींदारों को याद रखिएगा, जमींदारों को फसल के उत्पादन के अनुसार राजस्व देना पड़ता था। हाँ बिल्कुल सही, देना पड़ता था। ठीक है ना, तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं, नहीं ये तो है, ये है ना, सी है, तो सी इज द राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त कौन? कॉर्नवालिस, है ना। जो है शासन, अस्थायी बंदोबस्त, ये सभी जब आप गवर्नर लॉर्ड गवर्नर पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा ये सारी चीजें, 1872 के ऊपर जब आप पढ़ते हैं तब, है ना। चलो यहाँ देखो, अरे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत में सल्तनत काल सबको पता ही है ना, के संदर्भ में खुद्स और मुकद्दम शब्द का क्या अर्थ था? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे एक ही पूछ ले, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है दोनों को। तो यहाँ पे देखिए कि इनका मतलब क्या होता था, सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है। भूमि कर के प्रकार नहीं जी, अभी आपने पीछे देखा। सेना में अधिकारी ना, द्वाब क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग में की जाने वाली भाषाएं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। द्वाब क्षेत्र के जमींदार, हाँ डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर, ये आपका सही होगा। अगला जी देखिए, प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासन काल में फैला था? अगर हम देखें प्राचीन भारत में, जो प्राचीन भारत की बात कर रहा है उसमें क्या पूछ रहा है? जैन धर्म। तो किसके शासन काल में ये फैला था? सबसे ज्यादा मतलब जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ, यही पूछा जा रहा है नॉर्मली आपसे। समुद्रगुप्त में नहीं, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य में नहीं, हर्षवर्धन में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य में। हाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य में अगर हम देखें तो हाँ, ये हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग अपना अपना आंसर देते रहो भाई, बहुत अच्छे से। लो आ गया मोटिवेशनल लाइन, देखते हैं। जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट भी चैन से बैठने ना दे। ये बहुत जरूरी है। देखो अगर हम उद्देश्यहीन होकर के जीवन यापन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम विफल हो जाएंगे। ठीक है ना, या फिर हमें लगेगा अरे क्या ही कर रहे हैं, छोड़ो इसको, करके कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक उद्देश्य होता है ना, फिर आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आप बहुत ही आगे बढ़ जाते हो। तो इसलिए उद्देश्य होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उद्देश्य को लेकर के ही चलिए, और उद्देश्य जब आपके पास होगा तो आप निश्चय ही बहुत अच्छा और आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करते हैं तो आप अच्छे से नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग होते हैं ना, भाई आगे क्या करोगे, तो वो कहते हैं कि सर अभी तो सोचे नहीं। जब सोचे ही नहीं तो उसके लिए प्रयास क्या करोगे? तो सबसे पहला जरूरी काम क्या है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और जब लक्ष्य आपका निर्धारित हो जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अब मेहनत का तरीका बदल गया है कि हमें किस तरह करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, कम मेहनत में अच्छे रिस्पॉन्स लेने हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन ज्यादा कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको हमेशा एग्जाम में आगे करेगा, और कुछ भी नहीं। नोट्स बनाना, चीजें करना कोई आगे नहीं करेगा, सिर्फ रिवीजन, स्टडी, सेल्फ स्टडी, रीडिंग। जितनी बार रीडिंग कर सकते हैं एक ही चीज को कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। एक ही चीज को 10 बार पढ़िए, देखिए याद कैसे नहीं होगा, है ना, कहानी जैसे। चलो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अगला प्रश्न।
देखिए जी, बौद्ध संघ की नियम पुस्तक कहलाती है। बौद्ध संघ की नियम की जो पुस्तक है उसको क्या कहते हैं हम, ये पूछा जा रहा है। तो बुद्ध चरित कहते हैं, नहीं। विनय पिटक, हाँ विनय पिटक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनय पिटक। बी इज द राइट आंसर। और भी नाम यहाँ पे पंचतंत्र है, धम्मपद है, लेकिन ये लोग नहीं होंगे। वो क्या होगा, वो होगा विनय पिटक, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पटदल कल पटदकल में मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष, ये दोनों मंदिर हैं, याद रखिएगा, विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा, याद रखिएगा, रानियों द्वारा चालुक्यों की विजय की स्मृति में किया गया था, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि क्या, कौन थे इसमें, ठीक है ना, कौन थे, तो ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, तो आप देखेंगे गुप्त, मौर्य, पल्लव, पांडव। ये है पल्लव भैया, कौन है, पल्लव। पल्लव के दो रानियों ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। मुगल शहरों को शिविर नगर, याद रखिएगा, मुगल शहरों को क्या कहा जा रहा है, शिविर नगर के रूप में किसने वर्णित किया। कौन बोला था कि मुगल शहरों को हमें क्या करना है, शिविर नगर के रूप में लेकर के चलना है। अलबरूनी, ये तो भाई फॉरेन ट्रेवलर था, क्यों बोलेगा। नसरुद्दीन, ये भी नहीं। बर्नियर, देखिए बर्नियर भी था, ये भी क्या था, फॉरेन ट्रेवलर ही था, लेकिन इसने ही बोला था। इब्न बतूता भी नहीं बोला था, ये भी फॉरेन ट्रेवलर ही था, लेकिन बोला किसने, बर्नियर ने, है ना। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए जी, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कौन सी धातु होगी। धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी, ये क्या पूछा जा रहा है, नहीं, यानी कि सिंधु घाटी की ज्ञात नहीं थी। टीना था, लोहा था, तांबा था, चांदी था। कौन सा ऐसा धातु था जो ज्ञात नहीं था, कब, सिंधु घाटी के मतलब सभ्यता के समय। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज था जो ज्ञात नहीं था, तो आप देखेंगे लोहा जो था उस समय अभी ज्ञात नहीं हुआ था। लोहा आपको पता है बाद में मिली थी, सबसे पहले क्या मिला था, तांबा मिला था, है ना। चलो जी आगे बढ़े। अगला प्रश्न, एक्वाटिट का संबंध है। अब देखिए एक्वाटिट, ये एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब आपको समझना है, एक्वाटिट मतलब होता क्या है, यही पूछा भी जा रहा है। लोहा, तांबा, सोना, पीतल, ये होता है तांबा, जो हम सबसे पहले श्यामल पाए थे, तो उसे ही हम लोग एक्वाटिट कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, श्यामायस्क उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी भारत में व्यापारी समुदाय, याद रखिएगा, पश्चिमी भारत, अगर हम भारत को देखें, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी पेन मेरा उतना अच्छा नहीं चलता है, ठीक है। ये भारत है, तो देखिए ये हो गया आपका ईस्ट यानी पूरब, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, यही है पश्चिम, और ये हो गया आपका साउथ, है ना। तो हमने किधर का देखना है, पश्चिम का देखना है भैया, है ना। तो यानी इस छोर की बात की जा रही है आपसे। कौन से छोर की बात की जा रही है, चलो जी, तो इस छोर की बात की जा रही है, ये जो छोर है ना, इधर ही की बात की जा रही है। अब देखो, ध्यान से देखो, कौन था व्यापारिक समुदाय के नाम से जाना जाता था, किन व्यापारिक समुदाय को हम लोग उस समय जानते थे जो पश्चिम में हमारे से ट्रेड किया करते थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पश्चिम में ट्रेड करने वाले व्यापारिक समूह के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो, तो अब यहाँ जो थे व्यापारिक समूहों में, एमओ क्या होगा, अरे एमओ नहीं होगा, ये हो गए महाजन, क्या होगा भैया, महाजन, एमओ नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा। हाँ, महाजन हो गया, नगर सेठ हो गया, वकील हो गया, या मुल्ला हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे ए इज द राइट आंसर, ये क्या होगा, महाजन, महाजन होगा। महाजन के नाम से हम लोग उस व्यापारियों को जानते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में भारत आए दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। दो प्रसिद्ध चित्रकार किसके शासनकाल में पूछ रहा है, हुमायूं के शासनकाल में। कहाँ आए थे, भारत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें कौन कौन थे, मोहम्मद नाजिर और अब्दुस सदम, सैयद अली और अब्दुस सदम। तो यही है सैयद अली और अब्दुस सदम, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना जी। जब सही पता चल गया तो आगे क्या पढ़ना, क्योंकि चार का ऑप्शन तो दिया नहीं है कि ये बी दोनों, है ना। जब ऑप्शन दिए रहे तब और आगे पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा।
हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या थे, कैसे थे, ये बताना है आपको। हड़प्पा के लोग थे क्या थे, संक्रांतिक युग के थे, ताम्र युग के थे, पीतल युग के थे, लौह युग के थे। हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, सबसे पहले जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया। दूसरे पे आती है इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है। तीसरे पे आती है इंडस, इंडस। और चौथे पे आती है आपकी चाइनीज, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे समझ लो कि ये हड़प्पा कहाँ से है, तीसरे से है, तीसरे से निकला है। तो तीसरे युग में क्या थी, संक्रांति युग, सॉरी सॉरी, तीसरे, अगर तीसरे को हम लोग देखें तो हम लोग संक्रांति युग के रूप में ही लेकर के चलते थे, ठीक है ना, इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पहाड़िया जीवन का प्रतीक है, पहाड़िया जीवन का प्रतीक है, किनको हम लोग पहाड़िया जीवन लेकर के चलते हैं। देखिए अगर हम पहाड़िया जीवन देखें तो उस समय क्या होता था कि हाँ औजार के रूप में बात होती थी, किसका, औजार, औजार, औजार। ये देखिए खुरपा है, कुदाल, खुरपा है, होगा कि नहीं होगा, कुदाल है, हल है, दरांती, दरांती मतलब वो चाकू, क्या कहते हैं, हंसिया के जैसे आता था, जैसे ऐसे शेप होता था, ये ऐसे आया था, और यह हैंडल रहता था, ठीक है ना, ऐसे हैंडल रहता था, ठीक। तो खुरपा नहीं होगा, कुदाल होगा, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, है ना, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ये हल भी नहीं होगा और दंतरिया भी नहीं होगा, ये सभी क्या है, ये सभी औजार हैं, ठीक है ना, औजार है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथ, संगम साहित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी आप पढ़े होंगे तो, जो साउथ इंडिया में हुआ था, सभी हम कह लें कि जो ये क्या कहते हैं इसको, साहित्य के लोगों ने, ठीक है ना, बुलाया करके। तो देखिए के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था। अगर हम बात करें तमिल साहित्य की, तो इस संगम साहित्य के अनुसार क्या कहा जाता था, बड़े जमींदारों को, बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था। तो देखिए उझावर कहा जाता था, नहीं, अधिमाई नहीं, विल्लार, हाँ यही कहा जाता था, विल्लार कहा जाता था, सी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र, याद रखिएगा, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र किसको सबसे अच्छा माना जाता है, यही बताना है, ठीक है, यही बताना है। देखिए तो महाभारत को नहीं, ये किसके अनुसार है, ये देखिए ये उस समय के अनुसार है, ठीक है ना, ये उस समय के अनुसार है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो सॉरी, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति होगा, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सातवाहन शासकों ने, सातवाहन वंश की बात हो रही, सातवाहन शासकों ने किस विवाह प्रणाली का प्रचलन किया। एक विवाह प्रणाली उन लोगों ने शुरू किया था, वो कौन सी विवाह प्रणाली थी, उसके ही बारे में बात हो रही है। तो आप देखेंगे सगोत्र मतलब एक ही गोत्र में विवाह करना, बहुविवाह यानी एक साथ बहुत सारे लोगों से विवाह करना, बहिर्विवाह यानी अपने से बाहर जाति में, बहुपतित्व यानी कि बहुत सारे पति हों ऐसा विवाह। तो यहाँ पे हम देखेंगे सगोत्र विवाह जो होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, सगोत्र विवाह यानी ए जो है आपका यहाँ पे सही है, ये सगोत्र विवाह उन लोगों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, शिलालेख, शिलालेख लिखने के लिए सबसे पहले किस सामग्री का उपयोग किया गया। याद रखिए शिलालेख लिखने के लिए सबसे पहले, शिला मतलब पत्थर होता है, उस पत्थरों पे लिखने के लिए सबसे पहले किन चीजों का उपयोग किया गया, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए कागज, लकड़ी, पत्थर, कपड़ा, सबसे पहले तो उन लोगों ने पत्थरों से ही पत्थरों पे लिखना शुरू किया है ना, ये क्या है, तो पत्थरों को ही उन लोगों ने चुना, क्योंकि उनके हथियार आप देखते थे पुराने जमाने में, आदि मानव सबसे पहले पत्थरों को ही लेकर के चले हैं। चिश्ती संप्रदाय, शेख सलीम अल चिश्ती दरगाह जो है ना, जो आपके ये क्या कहते हैं, अरे फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है ना,
तो ये चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों में से किसको चिरागे देहलवी कहा जाता है? किसको ये उपाधि दी गई थी? किस चिश्ती संप्रदाय को ये उपाधि दी गई थी? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे शेख नसीरुद्दीन को, ठीक है ना, शेख नसीरुद्दीन को दी गई थी, यही सही है। तो ये यहाँ पे सही जवाब है। शेख निजामुद्दीन औलिया नहीं, शेख बहाउद्दीन जकारिया नहीं, शेख सलीम चिश्ती। ये सलीम चिश्ती इन्हीं की दरगाह है, कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में किन दो चचेरे भाइयों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर झगड़े का वर्णन है? महाभारत काल की बात की जा रही है, ठीक है ना, और उसमें चचेरे भाइयों के बीच भूमि और चीजों को लेकर के झगड़े की बात की गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए, कौरव और पांडवों के, महाभारत में किसकी लड़ाई थी भाई? कौरव और पांडवों की तो थी। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किनफोक क्या है? किनफोक क्या है? अगर हम बात करें किनफोक की, परिवारों का एक बड़ा नेटवर्क। जब कोई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। सांस्कृतिक शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति या की वंशावली है, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि है क्या? अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखेंगे ये क्या है? परिवारों का एक बड़ा नेटवर्क है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सांची स्तूप शहर के पास बना है। सांची स्तूप पहले तो जान लीजिए कि ये किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए ना, बुद्ध भगवान या हम कहें बौद्ध धर्म के लिए है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के लिए ये है। देखो जी, बौद्ध धर्म के लिए है, ठीक है। कहाँ, किस शहर के नजदीक बना है? भोपाल है, ग्वालियर है, झांसी है, आगरा है, मतलब सबसे नजदीक आप देखेंगे तो कहाँ है? एमपी। ये सबसे पहले आप जान लीजिए कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल के पास ही ये क्या है? स्थित है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला जी, अगला देखिए, बौद्ध धर्म, फिर से आगे, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक किससे संबंधित है? ठीक है ना, बौद्ध धर्म में एक होता है जातक। तो जातक किससे संबंधित है आपको यही बताना है, तो यही आपको बताना है। चलिए देखिए, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की कहानी नहीं जी, बुद्ध के उपदेश की कहानी ये भी नहीं, बुद्ध के जन्म के, हाँ ये जन्म की कहानी बुद्ध के बताता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है? बुद्ध के जन्म के, आध्यात्मिक उत्तर की सेवा, ये भी नहीं, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म की जो कहानी बताता है वो कहते हैं जातक, ठीक है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन प्रश्न इतिहास से संबंधित सीयूटी एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो आर्ट की हम लोगों ने सीरीज शुरू की है, सॉरी, तो उसमें हम आ चुके हैं आपके 25वें दिन। और ये 25वें दिन आप देखें इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 से प्लस प्रश्नों के, हमको लग रहा है कि 30 या 35 प्रश्नों को आपने यहाँ पे देखा, जो कि आपके सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वायरल प्रश्न है, इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आपके अच्छे स्कोर आए। और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो है स्टडी भारत आर्ट। सभी लोग लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और इसको उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी बढ़ना चाहते हैं आर्ट्स के द्वारा, वे आगे तैयारी करना चाहते हैं, या जो भी बीपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी पैटर्न पे ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए जो भी क्लास जा रहे हैं, इनके पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टडी भारत टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको सारी पीडीएफ हर लेक्चर की बिल्कुल फ्री में क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें एकदम फ्री हैं और ये 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। रिविजन करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।